के बाद आज पहली बार हम अड्डा लाइव पर एक बार फिर आप सबसे मिलने आ गए हैं। अड्डा को बचाए रखने के लिए, अड्डा की संस्कृति को जिंदा रखने के लिए आज फिर हमने अपने कुछ साथियों को आमंत्रण दिया है और उन्होंने भी हमारे लिए समय निकाला है। आप सब भी हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए कि किस तरह से चुनाव के नतीजे स्पष्ट होने के बाद देश की राजनीति में जिस तरह की धाराएं देखने को मिल रही हैं, जो इसका स्वरूप सामने आया है, ये भारत के लिए, भारतीय समाज के लिए, हमारी राजनीति के लिए क्या ये उचित है? इससे क्या मायने निकलते हैं? इसमें कौन सी वो चीजें हैं जिससे हमें सावधान रहने की जरूरत है? और फिर अलग अलग राज्यों में किस तरह के चुनाव नतीजों से राजनीति और उसकी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है? इसके राष्ट्रीय राजनीति के लिए क्या मायने हैं? विपक्ष की जो यूनिटी की बात कही जाती है उसके लिए क्या मायने हैं? और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को लेकर क्या है? ये तमाम सवाल एक एक करके हम इस कुछ देर की चर्चा में लेंगे। जल्दी से सभी मित्रों से आपका परिचय करा देती हूँ। आप सब उनके विचारों को अड्डा लाइव पर पहले भी सुन चुके हैं। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने मीडिया कमेंटेटर, सोशल मीडिया की दमदार आवाज प्रमोद सिंह। नमस्कार प्रमोद सिंह जी, वेलकम। नमस्कार स्मिता जी, नमस्कार। और हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं विनोद पाठक। जयपुर के वरिष्ठ पत्रकारों में इनका नाम शुमार है। वहां की राजनीति को वर्षों नहीं कई दशकों से बहुत पैनी नजर उस पर इनकी रही है और इनकी जो टिप्पणियां हैं, इनकी रिपोर्टिंग से सभी उस इलाके में परिचित हैं। वेलकम बैक विनोद पाठक। और विपक्ष की राजनीति, कांग्रेस और विशेषकर कांग्रेस के जो पहले जो यूपीए हुआ करता था उसके जो घटक दल हैं, उनकी राजनीति को बहुत करीब से कवर करने वाले मुकेश रंजन, वरिष्ठ पत्रकार। स्वागत है मुकेश जी। नमस्कार स्मिता जी। और ओपिनियन अड्डा के रेगुलर हमारे पार्टिसिपेंट, हमारे राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार विनोद शुक्ला। नमस्कार। जल्दी से पहले सवाल पर आती हूं और सभी साथियों की एक एक टिप्पणी चाहूंगी। मैं शुरू करूंगी प्रमोद सिंह के साथ। प्रमोद सिंह जी, चुनाव नतीजों को आए हुए, या यूं कहें कि जो चुनाव नतीजों के जो संकेत थे उनको स्पष्ट हुए कि शायद एक डेढ़ घंटा भी नहीं हुआ था और उसी समय से एक ये बात शुरू कर दी गई, एक नैरेटिव चला दिया गया ये नॉर्थ वर्सेस साउथ का, कि उत्तर भारत जो है उसके लोग अनपढ़ हैं, उसके लोग कम पढ़े हुए हैं, वो बाकी जगहों पर जाकर काम करते हैं, नौकरी तलाशते हैं और फिर कम्युनल बेसिस पे, हिंदू मुस्लिम पे चुनाव में वोटिंग करते हैं और इस तरह की तमाम बातें। और ये बिल्कुल चरम पे तब पहुंच गया जब संसद में डीएमके के सांसद ने वो गौमूत्र वाला बयान दिया, जो बाद में उन्होंने बुधवार को सदन में उसको अपने शब्द वापस ले लिए। लेकिन उससे जो राजनीतिक एक पूरा जो एक बहस चल पड़ी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए स्मिता जी, हार और जीत चुनाव में लगती है, चलती है। अगर दो लोग लड़ रहे हैं तो जैसे ऑस्ट्रेलिया भारत का वर्ल्ड कप फाइनल था, एक टीम को जीतना था, ऑस्ट्रेलिया जीत गई। अब यहाँ पे मेन मुकाबला सारे चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी का था। बीजेपी ने 3 चुनाव जीत लिए, एक कांग्रेस जीती। तो एक जो डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र में जो होता है कि भाई आप जीतने वाले को बधाई दें और अपनी हार को स्वीकार करने, बोला हम अगली लड़ाई फिर लड़ेंगे। लेकिन जो नॉर्थ साउथ का जो डिवाइड शुरू हुआ, मुझे याद है कार्ति चिदम्बरम, जो पी चिदम्बरम के लड़के सांसद हैं, शिवगंगा सीट है, वहां से, हाँ, उन्होंने एक सिर्फ ट्वीट लिखा साउथ। और भी प्रवीण चक्रवर्ती, जो कांग्रेस के बड़े बड़े स्ट्रेटेजिस्ट और राहुल गांधी की जो एक सोशल मीडिया टीम है और जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के हेड होते थे, उन्होंने भी एक लंबा ट्वीट किया, हालांकि बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया। उनका कहने का मतलब ये था कि साउथ ने देश को आईना दिखाया है। वो ये कहना चाहते, आप ये देखिए फॉल्ट लाइन है हमारे देश की, नॉर्थ साउथ डिवाइड से द्रविडियन मूवमेंट जो चला था एंटी ब्राह्मणवाद को लेके, जो कुछ हुआ, जो सोसाइटी में फ्रैक्चर हुई, आज तक ठीक नहीं हुई है। ये लोग चाहते क्या हैं? इन्होंने ये भी नहीं देखा कि बीजेपी के पास 30 सांसद हैं, कांग्रेस के पास 29 सांसद हैं। पूरे साउथ इंडियन जो हमारे स्टेट्स उसमें जितने एमपी जाते हैं, सबसे ज्यादा एमपी बीजेपी के पास है,
6 तो एमपी उसके राज्यसभा के, उसको तो हमने गिना नहीं। कांग्रेस के पास तो 28 है, टीआरएस से ज्यादा है, वाईएसआरपी से ज्यादा है, कम्युनिस्ट पार्टी से ज्यादा है, तो आप कैसे कह सकते हैं? और देश कैसे कह सकते हैं? अच्छा, और जो कांग्रेस के लोगों को नहीं समझ में आता कि सोनिया गांधी जो इनकी, जिनको अभी आज उन्होंने तेलंगाना की अम्मा भी कह दिया रेवंत रेड्डी ने, वो रायबरेली से चुनाव लड़ती है। नॉर्थ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सब सारे प्रधानमंत्री नॉर्थ इंडिया से थे। कहना क्या चाहते हैं? मतलब ये इतने बड़े सोर लूजर हैं कि ये देश जो मैंने इसमें देखे, जो राहुल गांधी बोलते थे यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स, ये उस विचारधारा से प्रभावित है। ये उससे भी और एक कदम आगे चला गया, यूनियन ऑफ स्टेट से भी आगे जा रहे हैं। आज अभी जो डीएमके के चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, उन्होंने केंद्र से मदद मांगी है। उसी गोमुत्रा स्टेट जो बोलते हैं, जो कल उनके एमपी ने लोकसभा में बोला था प्रधानमंत्री को कि अब उनको मदद चाहिए। और जो चेन्नई में फ्लड आया, बाढ़ आ रही, उसमें कौन लोग एनडीआरएफ के? पूरा देश लगा हुआ है ना, आरएसएस के लोग लगे हुए, हम सब लोग लगे हुए। किसी भी सिक्योरिटी फोर्स में आज तक कभी ये देखा गया है कि वो किस प्रदेश का है और किस प्रदेश का नहीं है? ये तो बहुत ही एक डेंजरस ट्रेंड शुरू हो जाएगा अगर हम इस तरह से आप ये देखें। हमारे ऐसी आइडेंटिटी पे हम चलने लगेंगे। हमारे जो चीफ ऑफ वापस आऊंगी 10 सेकंड चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हमारे केरल के हैं, तो आर्मी के जो नॉर्थ से, ये क्या बकवास चलती है भाई? ये बिल्कुल इट्स एन अनटेनेबल काइंड ऑफ अ डिबेट। मैं मुकेश रंजन पे आना चाहूंगी, क्योंकि मुकेश जी जो सवाल प्रमोद सिंह ने उठाया है उसी को आपसे पूछना चाहूंगी कि आखिर ये चाहते क्या है इस तरह के नैरेटिव को ला करके, और सांसद लोग, मंत्री लोग, एस्टैब्लिश नेता ऐसी बात कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी जो चुने गए हैं, ही इज चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट, उन्होंने कह दिया कि भाई केसीआर की बात और है, वो उनकी तो हिस्ट्री जो है वो बिहार यूपी के समाज से माइग्रेट होकर आए थे, हमारा डीएनए उनसे तो बेटर ही है। प्रश्न ये है कि क्या अब देश की राजनीति इस तरह की आइडेंटिटीज को लेकर हमारी राजनीति आगे चलेगी? आखिर इससे क्या कहना चाह रही है कांग्रेस पार्टी, उसके नेता, उसके एलाइज के नेता? ये आपसे समझना चाहती हूं कि क्या उन्होंने इसके नतीजे क्या हो सकते हैं? क्या इज देयर एनी रिफ्लेक्शन ऑन दैट? देखो, ये एक वर्ड है मेंटल इक्वानिमिटी। ये जो लगातार हार रहे हैं, तो इनका बेसिकली है कि इनका मेंटल बैलेंस गड़बड़ाया हुआ है पार्टी में, टॉप से लेके नीचे तक। अब आपको मैं बता दूं, ये जो साउथ नॉर्थ का डिवाइड का जो बात कर रहे हैं, एक शैलो व्यू है। एक सेकंड रोकूंगी मुकेश जी, अगर बाकी लोग 2 मिनट के लिए म्यूट कर ले ताकि आपकी बात को हम स्पष्टता से सुन सकें। सभी से रिक्वेस्ट है जी, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये कांग्रेस की जो लगातार और बार बार जो हार हो रही है, उस हार से ये एक असल में क्या हो रहा है कि ये अपने जो एक मानसिकता जो है इनकी, जो मानसिकता मतलब ऐसा कह सकते हैं, बहुत शैलो थिंकिंग में चले गए हैं और इनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे काउंटर करें। अब ये अपनी गलतियों पे नहीं देखते हैं और जिसको कहते हैं ना बगली झांकना, गलतियां अपनी हैं। अब जैसे ये जब चुनाव में गए 5 राज्यों में, तो 2 राज्यों में तो ये खुद शासन में थे। अब जो पार्टी शासन में है और वो निगेटिव कैंपेन में चली जाए, तो कहीं ना कहीं इनके पूरे थिंकिंग प्रोसेस में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी है। ये सोच नहीं पा रहे हैं और अपनी गलतियों पे। मुकेश रंजन जी, कहना चाहूंगी, क्या डेमोक्रेसी में जब आप अपनी हार या जीत के लिए सीधे सीधे वोटर को ब्लेम करते हैं, इज दिस नॉट द साइन ऑफ अ सोर लूजर? यस, वही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये हार से इतने विक्षिप्त हैं कि ये अब नहीं समझ पा रहे हैं कि इन्हें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। और दूसरा ये है कि मैंने एक चीज मार्क किया है कि ये जो 70 के दशक से लेकर और 2010 तक का, मैंने पहली दशक 2000 के पहले दशक तक जो राजनीति की जो परिपाटी थी, उसी परिपाटी को ये इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि राजनीति पूरी बदल चुकी है और अब दुनिया बदल गया है, देश बदल गया है, लोगों के एस्पिरेशंस बदल गए हैं। ये बेसिकली एंटाइटलमेंट, मतलब इनको लगता है कि मैं रूलर हूं
और अपने आप को रूलर बनाकर ही सोचने लगे हैं कि वोट तो मुझे ही देंगे। ऐसा होता नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको अपना हाउस टुगेदर एक साथ रखना पड़ता है। चूंकि इतनी खामियां हैं कि वो अपनी खामियों की तरफ देखना नहीं चाहते हैं, और ये ऑस्ट्रिच वाला व्यू है कि हम अपने सर ठीक को है, क्या ऑस्ट्रिच वाला व्यू उनके फायदे में है या नहीं है, और लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि उनका फायदा हो पार्टी का या नुकसान हो, देश के लिए इसके क्या मायने हैं? विनोद शुक्ला से पूछना चाहूंगी। विनोद शुक्ला, जिसको हम हिंदी हार्टलैंड, हिंदी पट्टी कहते हैं, उसकी राजनीति को आप बहुत करीब से ऑब्जर्व करते आए हैं। आपसे जानना चाहूंगी कि ये तो ठीक है कि कांग्रेस पार्टी के साथ कुछ राजनीतिक मजबूरियां हैं, कुछ उसका एक पृष्ठभूमि, एक बैकग्राउंड भी है कि वो डीएमके इस तरह के बयान देती है तो वो थोड़ा बहुत उसमें एक हाफ हार्टेड सा वो डिस्टेंसिंग करते हैं, उसको खुलकर कंडेम नहीं करते। सनातन वाले बयान में भी देखा गया, राहुल गांधी ने खुद नॉर्थ और साउथ डिवाइड वायनाड में जाकर बोला था, और रेवंत रेड्डी तो उन्हीं की पार्टी के नेता हैं। लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष के खेमे में डीएमके का सहयोगी सिर्फ कांग्रेस नहीं है, आरजेडी, जेडीयू, सपा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये सभी उत्तर भारत की पार्टियां हैं, हिंदी हार्टलैंड की पार्टियां हैं, और उन सबको भी एक तरह से ये गौमूत्र या इस तरह की बातें कहना जो है वो उन सब पे टिप्पणी है। आपको क्या लगता है, उन पार्टियों का रवैया इन 2 दिनों में आप कैसे देखते हैं? देखिए श्वेता, ये जो बाकी सारी पार्टियां हैं जो डीएमके के साथ जुड़ी हुई हैं, ये सब एक ही नैरेटिव पर काम करती हैं, और इनका नैरेटिव का जो जिसको बोलते हैं, इनका जो जहां से सारे आइडियाज जनरेट होते हैं, वो आइडियाज जनरेट करने का जो सेंटर है ना, वो देश से बाहर है। इनके पास वहां से आइडियाज आते हैं, और जितने फॉल्ट लाइन्स हैं, जो क्रिएटेड फॉल्ट लाइन्स हैं, जिसमें कास्ट सेंसस की बात होती है, जिसमें द्रविड़ और आर्यन डिवाइड की बात होती है, नॉर्थ साइड साउथ डिवाइड की बात होती है, इस तरह से एक लंबी सूची है। मैं उसको 1-2 चीज़ से समझाने की कोशिश करता हूँ। पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हमारा भारत का 2200-2300-2400 साल पहले चाणक्य ने किया था। कल्चरली हम कब से एक साथ हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। स्पिरिचुअली हमको शंकर ने यूनाइट किया था, जब देश के 4 कोने में बनाया गया था, मठ बनाए थे, और उसमें नॉर्थ साउथ का डिवाइड नहीं था। और ये जो द्रविड़ का कॉन्सेप्ट है, ये द्रविड़ का कॉन्सेप्ट बेसिकली जो 3 समुद्र मिलते हैं एक जगह पर, वो द्रविड़ का वो मतलब होता है। ये जो द्रविड़ की बात करते हैं वो नहीं है, ये बाकायदा इसको हम अपने टेक्स्ट में खोज सकते हैं, मिला हुआ है। मैं इसका संस्कृत को कोड दूंगा, समय नहीं है इसलिए उस पर नहीं जाता। एक और बात बता दूं, ये जो रामास्वामी नायकर हैं, इनका पूरा नाम है इराड वेंकटप्पा रामास्वामी। भाई रामास्वामी वहां कहां पहुंच गए? रामास्वामी वहां कहां पहुंच गए अयोध्या से उठ के? इसका मतलब ये कि कल्चरली लेकिन आपको बीच में टोक रही हूँ विनोद शुक्ला, राजनीतिक दल तो हमेशा ये कहा जाता है कि उनका थोड़ा सा विजन मायोपिक होता है, वो तत्काल जीत या हार के मुताबिक या वोट बैंक के मुताबिक तत्कालिक रूप से वो रिएक्शन दिया करते हैं। लेकिन पिछले 2 दिनों में बहुत सारे हिस्टोरियंस, इंटेलेक्चुअल्स, एकेडमिक्स वो भी ये लिख रहे हैं और खुलकर लिख रहे हैं कि नॉर्थ साउथ डिवाइड इज अ रियलिटी, द फॉल्ट लाइन इज वेरी मच देयर, इट कैन नॉट बी विश्ड अवे। ये इसको मुझे लगता है ये बेहद एक दुखद हम चर्चा को हम पुश कर रहे हैं। नहीं, न केवल दुखद है बल्कि ये बाकायदा योजनाबद्ध है। मैंने जैसा बताया कि इन सारे लोगों को ये जो आइडियाज हैं वो बाहर से दिए जाते हैं। और दूसरा ये कि दूसरा नैरेटिव है जो पूरे देश वाला नैरेटिव है, जिसको हिंदुत्व कह लीजिए या राष्ट्रवाद कह लीजिए, वो नैरेटिव भी अब इक्वली मजबूत हो रहा है। अगर वो इक्वली मजबूत नहीं हुआ होता तो डीएमके के सांसद ने माफी नहीं मांगी होती। सनातन को नेस्तनाबूद करने वाली बात पर अभी भी स्टालिन का लड़का स्टिक कर रहा है, लेकिन इन्होंने माफी मांगी है। इसका मतलब उनको अपने हार का खौफ है। और ये तमिलनाडु में उनको दिख रहा है, तेलंगाना में पॉलिटिकली नजर आ रहा है, कर्नाटक में उनको नजर आ रहा है, उड़ीसा में नजर आ रहा है। ये वो महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ कुछ हो रहा है, जो जमीन उनके नीचे से खिसक रही है। और ये बहुत सही आपने कहा। और कई सारे टिप्पणीकार जो पिछले कई दशकों से, जब से ये द्रविड़ आंदोलन ने जोर पकड़ा तब से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन्होंने भी इस बात को पॉइंट आउट किया कि हम सब ये तो देख रहे हैं कि डीएमके के नेता क्या बयान दे रहे हैं,
लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि वो दशकों से ऐसे ही बयान देते आए थे। पहली बार उन्हें अपने शब्द वापस लेने पड़े, क्योंकि जो एस्पिरेशनल इंडिया वाली बात मुकेश रंजन ने कही, वो चीज यहां दृष्टिगत होती है कि अब उनको इसका तुरंत रिएक्शन होता है, आउटरेज होता है, पीछे हटना पड़ता है। ये भी समझ में आ रहा है। अब आगे ये किस दिशा में जाएगा वो देखना मेरे ख्याल से बड़ा दिलचस्प होगा। मैं विनोद पाठक जी काफी देर से हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करना चाहती हूँ। विनोद पाठक जी, आप बताएं कि जैसे ही ये चुनाव के नतीजे आए, एक तरफ तो राजस्थान में स्वाभाविक है ये एक स्पेकुलेशन चल रही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, जो पहले मुख्यमंत्री थी क्या वापस उनको मौका मिलेगा या इस बार नए चेहरे, और नए चेहरे वाली बात पे ज्यादा एक तरह से वो ज्यादा संभावना दिख रही है। पर वो सब अटकलों की बातें हैं, इट इज ऑल इन द रेल्म ऑफ स्पेकुलेशन। मैं ये आपसे जानना चाहूंगी सर कि ये जो करणी सेना के नेता की बिल्कुल एकदम उनके घर में घुस के एक तरह से बहुत ही एक ऑडेशियस उनकी किलिंग हमने देखी, और उसके बाद जगह जगह सभी शहरों कस्बों में प्रोटेस्ट वगैरह शुरू करवाया गया, ये एकदम से जो ये स्थिति उत्पन्न हुई है, इसको आप जयपुर में हैं, आप बताएं कि इसको लेकर क्या चर्चा है और इसमें क्या मंशा नजर आ रही है। देखिए, ये जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे तो सेम डे जो है, मतलब रात के वक्त, जो शहजाद पूनावाला हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, उन्होंने ट्वीट किया था और उन्होंने आशंका जताई थी कि कांग्रेस के कुछ इंसाइडर्स ने उन्हें बताया कि कुछ डिस्टर्बेंस हो सकती है अगले 100 डेज में। और रिजल्ट के जस्ट 2 दिन के बाद एक मिनट विनोद जी, कि जिस दिन रिजल्ट आया था 3rd को, और उसी दिन रात के वक्त एक ट्वीट किया था शहजाद पूनावाला ने, जो बीजेपी के स्पोर्ट्स पर्सन है। उन्होंने एक बात लिखी थी और आशंका जताई थी कि कांग्रेस के कुछ इंसाइडर्स ने उनको इन्फॉर्मेशन दी है कि जो नेक्स्ट 100 डेज होंगे वो राजस्थान के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ डिस्टर्बेंस हो सकती है, माफियाज एक्टिविटी या कुछ और तरीके की अराजक एक्टिविटीज हो सकती हैं। और इस ट्वीट के जस्ट मतलब 48 आवर्स में ये घटना हो गई, और डे लाइट में, मतलब करणी सेना के जो एक डिवीजन हुआ था करणी सेना में, उसमें जो राष्ट्रीय करणी सेना बनी उसके ये थे गोगामणि हेड थे, तो उनको घर पे जाके जो है, आपने देखे होंगे वीडियोस, काफी गोलियां मारी और उनके सर पे भी गोली मारी। तो उसके बाद से आप देखिए पॉलिटिक्स, कांग्रेस ने क्या नैरेटिव सेट किया कि देखिए सरकार इनकी आ गई है और जंगल राज लौट आया है, ये इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो कहीं ना कहीं ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स जो है सरकार बनने से पहले ही एक एक्टिव हो गए हैं। तो बीजेपी के नई लीडरशिप के लिए एक बड़ा चैलेंज हो गया ये, इसको किस तरीके से निपटा जाएगा। और कांग्रेस के बेशक ये चैलेंज है, क्योंकि इतनी ऑडेशियस किलिंग दिन दहाड़े किसी के सामने जाकर उसके परिवार के बीच की जाती है, और यही नहीं, उसके बाद एकदम से उसको लेकर रिएक्शन होता है, और स्वाभाविक है प्रतिक्रिया होगी इस तरह के ये की। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं विनोद पाठक जी, क्या आपको लगता है कि इसमें कोई डिजाइन की संभावना है कि कुछ ऐसे माफिया एलिमेंट्स हैं जो ये जो पीरियड है जब एक सरकार चुनाव हार गई है, दूसरी सरकार ने अभी शपथ लेना बाकी है, इस बीच में इस तरह का एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए टाइमिंग देखिए इसका, अगर ऐसा ही कुछ करना होता है तो इलेक्शन से पहले भी, मतलब काउंटिंग से पहले या इलेक्शन से पहले हो सकता था। उन्होंने टाइमिंग बड़ा, जब सरकार का एक तरीके से आप कहिए एक केयर टेकर गवर्नमेंट है और दूसरी सरकार आई नहीं है, वो बीच का टाइमिंग उन्होंने चुना है। और जिस तरीके से मॉब निकल के आया, आज पूरा राजस्थान बनता, मतलब कंप्लीट एक बहुत सक्सेसफुल बंद रहा है पूरे राजस्थान का, सड़कों पे पूरे लोग घूमे हैं और दुकानें बंद रही हैं और कहीं किसी को निकलने नहीं दिया है। तो टाइमिंग का बड़ा, आप देखिए नई सरकार आने से पहले और पुरानी केयर टेकर सरकार जो कुछ नहीं कर रही है इस वक्त, तो राज्यपाल को अपने हाथ में पूरा प्रशासन इस वक्त लेना पड़ा है। राज्यपाल ही डीजी से मिल रहे हैं, राज्यपाल ही सीएस से मिल रहे हैं, राज्यपाल ही पुलिस कमिश्नर से बात कर रहे हैं, उसको ऑफिस बुला रहे हैं, और जो एक्टिंग सीएम है वो गायब है, वो अपनी पॉलिटिकल मीटिंग्स में बिजी हो गए। वो कह रहे मैंने तो इस्तीफा दे दिया। ठीक है, ठीक है, बहुत 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 महत्वपूर्ण जानकारी विनोद पाठक जी हमें दे रहे हैं। प्रमोद सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी। आपने तो दशकों तक होम मिनिस्ट्री को, सिक्योरिटी एजेंसीज जो हमारी हैं, पूरा जो सिक्योरिटी हमारा मैकेनिज्म है उसको करीब से कवर किया है सर। दर्जनों, पता नहीं कितने दर्जनों ब्रेकिंग स्टोरीज आपकी हमने पढ़ी हुई हैं।
मैं आपसे समझना चाहती हूँ, जो विनोद पाठक बात कह रहे हैं बेहद गंभीर बात है कि केयर टेकर सीएम, क्योंकि अब वो सत्ता से हार चुके हैं, वो सिर्फ समय काट रहे हैं, तो वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में बिजी हैं। राज्यपाल महोदय को सारा वो देखना, ओवरसी करना पड़ रहा है। और ऐसा लग रहा है जिस तरह से मॉब्स निकल रहे हैं, जिस तरह से ये हत्या हुई, एक पूरा एक लग रहा है कि जैसे एक पूरे माहौल को एक तरफ ले जाने का एक प्रयास है। आप क्या समझते हैं और इसमें कितना एक्शन को लेकर आपकी का क्या कहना है? म्यूट है प्रमोद जी। अनम्यूट कर लें सर, अनम्यूट कर लें। हो गया। पंजाब पुलिस की एक मैं रिपोर्ट देख रहा था, 2 साल पहले उन्होंने राजस्थान पुलिस को चिताया था कि सुखदेव सिंह जो राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर हमला हो सकता है। और ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग और गोल्डी ब्रार और जितने गैंगस्टर्स चल रहे हैं, सबकी उन्होंने इंटरसेप्ट करी थी। अशोक गहलोत जी न सिर्फ मुख्यमंत्री थे बल्कि गृह मंत्री भी थे। और सुखदेव सिंह जो गोगा मेड़ी, पूरा नाम मुझे उनका जो हमें लगता गांव वो याद नहीं आ रहा है, उन्होंने लिखित में कंप्लेंट की थी कि उनके ऊपर हमला हो सकता है। एफआईआर भी दर्ज थी, 1 साल पहले भी कंप्लेंट दी थी। मैं जानना चाहता हूं, जो राजस्थान की जो लोकल इंटेलिजेंस होती है, एलआईयू जो होती है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, स्टेट इंटेलिजेंस कर क्या रही थी? क्या उनको पता नहीं था कि सुखदेव सिंह के ऊपर खतरा हो सकता है, जबकि उनके पास ऑलरेडी पंजाब पुलिस ने इंटरसेप्ट दिए हुए थे, ऑडियो इंटरसेप्ट दिए हुए थे, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस थी। और जैसे ही अशोक गहलोत की सरकार ऑफिशियली हार गई 3 तारीख को, दूसरे दिन हत्या हो जाती है और कि देश में प्रदेश में अनरेस्ट हो जाए। अच्छा, इसका एक दूसरा पहलू ये भी है, अपर कास्ट जिसको आप कहें, ब्राह्मण कर लें या क्षत्रिय, और भी वो राजस्थान में या हिंदी बेल्ट में उनके वोट की बड़ी वैल्यू है, बिना उनके आप चुनाव जीत नहीं सकते। मैं नहीं कहता लोग उनसे डरते हैं, उनका एक वो सामाजिक सिस्टम ऐसे उत्तर प्रदेश में 28% है। जब तक सपा बसपा के साथ अपर कास्ट थे वो चुनाव जीतते थे, अब उनसे हट गए तो चुनाव हारना शुरू हो गए, क्योंकि और भी वोट मिलते हैं। ये हिंदी बेल्ट से बीजेपी के खिलाफ, अपर कास्ट के खिलाफ जो ये राजनीति का हो रही है, ये जो जाति की राजनीति कर रही है कांग्रेस, ये उसमें एक छुपा हुआ मैसेज है, टू क्रिएट डिसअफेक्शन इन द सोसाइटी एंड डिसवेड वोटर्स फ्रॉम द अपर कास्ट टू स्टॉप वोटिंग फॉर बीजेपी। एलिमेंट ये भी जोड़ना चाहूंगी प्रमोद जी कि जैसे ही ये हत्या हुई, बेशक लॉ एंड ऑर्डर पे का ये मुद्दा है और तुरंत से तुरंत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, अरेस्ट होने चाहिए। एक व्यक्ति अरेस्ट हुआ भी है, कहा जा रहा है दो लोग गिरफ्तार हुए, 2 लोग। लेकिन एकदम से एक खास पर्टिकुलर राजनीतिक दल जो है, उसका इकोसिस्टम, उसका आईटी सेल केवल ये कहने लगा कि देखो बीजेपी के आते ही आग लग गई राजस्थान में। ये दोनों बातें कहीं ना कहीं कनेक्ट होती हैं। हाँ, और भी मेरा मानना है कि गृह मंत्री को कहना चाहिए, राज्यपाल से या चीफ सेक्रेटरी को, कि इसमें सीबीआई की इंक्वायरी तुरंत स्टार्ट हो, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू हो। और मेरा जहां तक जानकारी, नेशनल एनआईए को भी लगा दिया गया है कि इसमें और भी अगर इंटर स्टेट और कहीं टेररिज्म का एंगल ना हो। चुनाव आ रहा है, 2024 के चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, तो बीजेपी रूल स्टेट्स में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा करके, जैसे आप पॉलिटिकली नहीं हरा सकते तो दंगा करके आप दिक्कत कर सकते हैं। जिस तरह से नॉर्थ साउथ डिवाइड वाला बयान आया था, तो ये भी उसी के तहत है। और अभी तो हमारी ठीक है, बहुत जी बहुत इंटरेस्टिंग, ये आपने एक पर्सपेक्टिव, इस पूरे बैकग्राउंड एक पर्सपेक्टिव इसका दिया, विश्लेषण। विनोद पाठक जी, जल्दी से आपसे एक जवाब चाहूंगी, फिर मैं मुकेश जी से एक दूसरे विषय पर जाना चाहूंगी। वो ये है कि जैसा प्रमोद सिंह जी ने कहा कि इसमें इंटर स्टेट कनेक्शंस भी होंगे इस हत्या के, इसके इंटरनेशनल वो भी कनेक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि गोल्डी ब्रार वगैरह का नाम इसमें चल रहा है। तो ये एनआईए भी इसमें कहीं ना कहीं, एनआईए भी अपनी तरफ से इसमें इन्वेस्टिगेट करेगी। तो क्या आपको लगता है कि ये हत्या इस तरह की एक साजिश है कि जिसको सीबीआई को दे देना बेहतर समझा जाएगा? प्रदेश में क्या कोई चर्चा है इसे लेकर? देखिए, जो अभी नेता प्रतिपक्ष थे, बीजेपी के बड़े लीडर है राजेंद्र राठौर, उन्होंने मॉर्निंग में ही ये बात कही है कि हम एनआईए से जांच की मांग करते हैं, और वो ये बात आगे चली गई है। राज्यपाल ने गृह मंत्री से बात की है इस सिलसिले में।
ये एक लाइन पे चल रहा है कि गृह मंत्री और अमित शाह जी की और राज्यपाल की बातचीत हो चुकी है लॉ एंड ऑर्डर को लेके। तीसरी बात है, गिरफ्तारी कोई नहीं हुई है अभी तक मुझे नहीं पता, मैंने थोड़ी देर पहले का इनपुट है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और पुलिस जो है अभी कोशिश कर रही है। और इसमें मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जो बड़े लीडर है राजस्थान के, केंद्रीय मंत्री भी हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने कहा था कि हम सरकार जो होगी वो देश के गृह मंत्रालय के साथ काम करेगी, और अपराधी भले बॉर्डर के अंदर होंगे या बॉर्डर के पार होंगे, हम उनको लाएंगे और उनको जो है सजा दिलाएंगे। तो मतलब उन्होंने इशारा किया था कि भाई ये खाली सिक्योरिटी इशू जो है वो राजस्थान का नहीं है, ये अदर स्टेट्स भी हैं, और देश के बाहर जो बैठे हैं उनको भी हम जो है इसके गृह मंत्रालय के थ्रू उनको ट्रैप करेंगे। तो बात अब ये मुझे लगता है कोऑर्डिनेशन जो है, क्योंकि राजस्थान सेंसिटिव स्टेट है, और हत्या के बाद आप देखिए जातीय एंगल आप इसमें देखिए, मतलब यहाँ जो एक जातियों की लड़ाई है उसमें इसको बड़ा टाइमिंग को लेके और जातियों को लेके, मतलब जो प्रमुख जातियां हैं यहाँ की, दो जाट और राजपूत, उनको कहीं ना कहीं भिड़ाने की एक कोशिश जो है नजर आती है। एक जातीय संघर्ष का माहौल बनाने का लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। लेकिन अब ज्यादा समय नहीं है विनोद पाठक जी, हम आपसे और अपडेट लेने के लिए आपके पास आएंगे। राजस्थान में किस तरफ स्थितियां कैसी बनती है, हम चाहेंगे जल्द से जल्द तत्काल वहां शांति बहाल हो और इस मामले में कड़ी कार्रवाई हो, लोग पकड़े जाएं, उन पर कानूनी प्रक्रिया अपना काम करे। मुकेश रंजन जी के पास आना चाहूंगी इन नतीजों से के बाद जो एक और दिलचस्प राजनीतिक जो इसका पर्सपेक्टिव जो पहलू है वो बस जानने के लिए। मुकेश रंजन जी, काफी बाजे गाजे के साथ करीब 4-4.5 महीने पहले जो विपक्षी जो गठबंधन है, जो अपने आप को इंडिया अलायंस जो उन्होंने बनाया, उस मंच को उसको लेकर उसकी कई बड़ी बैठकें भी हुई। हर बैठक में कोई ना कोई नया मुद्दा उसमें सामने खड़ा हुआ। बहरहाल जो भी था, इन नतीजों के बाद कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी बड़े ही एक रणनीति के तहत वो कोई सीट शेयरिंग वगैरह से जुड़ी मीटिंग बुलाने से टाल रही थी। उसे लग रहा था कि 5 में से 3 राज्य तो 100% हम जीतेंगे, शायद चौथा भी जीत जाए राजस्थान, और फिर हम एक डोमिनेंट पोजीशन से अपने सहयोगियों के साथ नेगोशिएट करेंगे, हम उस अलायंस के एक छत्र नेता बन जाएंगे। अब वो चीजें नहीं होती दिखाई दे रही हैं, और एक तरह से तीन मुख्यमंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री का जो रवैया सामने आया है नतीजों के बाद, इट इज अ क्लियर केस ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द कांग्रेस लीडरशिप। उन्होंने बैकलैश अपना दिखाया है। अब आप इस इंडिया गठबंधन, ये जो अलायंस बना है, इसके आने वाले दिनों में इसके आसार आप क्या समझते हैं कि इक्वेशंस कैसे होंगे? क्या गठबंधन इस रूप में चलेगा तो क्या उसमें समीकरण क्या होंगे? इसका क्या स्वरूप आपको लगता है रहेगा? देखिए, आउटराइट तो ये नहीं कह सकते हैं कि ये इंडिया अलायंस नहीं चलेगा। इंडिया अलायंस चलेगा, लेकिन वो कैसे चलेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आज के दिन में एक बात क्लियर है कि जो पोल पोजीशन कहते हैं ना, किसी भी अलायंस का एक पोल पोजीशन होता है, तो कांग्रेस जो वो पोल पोजीशन लेने का जो एंकर पोजीशन लेने का जो एक वो इसलिए इंतजार भी कर रहे थे कि इन 5 चुनाव में से 4 जीत जाए, तो वो जो एंकर पोजीशन था वो कांग्रेस का खत्म हो गया है आज की डेट में। अब इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि कांग्रेस आज की डेट में 3 राज्यों में अपनी सरकार है इनकी, हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना। टोटल नंबर ऑफ एमपी का सीट्स उनका देख लीजिए। वहीं अरविंद केजरीवाल खड़े होके कह देंगे कि 13-7-20 एमपी का तो मेरा है। तो और अखिलेश हैं उधर, वो भी किसी के साथ नहीं, वो बोलेंगे कि मैं सबसे इंपॉर्टेंट हूं और ये 80 सीट वाला ही राज्य है। तो आज की डेट में कांग्रेस को लीडरशिप नहीं मिलनी है। सबसे इंटरेस्टिंग आज एक ट्वीट आया है कन्हैया, आपने ठीक बताया कि अगर नॉर्थ इंडिया में कम से कम देखें तो आज की स्थिति में तो अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से ज्यादा मजबूत स्थिति में है। बहरहाल, आपको क्या लगता है कि ये अगर कांग्रेस अब पोल पोजीशन में नहीं रहेगी तो फिर क्या वो एक और ज्यादा मेसी नहीं हो जाएगा कि भाई आखिर किसको वो एक जो कोऑर्डिनेशन के लिए नेता के रूप में किसको वो देखें? देखिए, तो इसको मैं कंपेयर करूंगा अपने 77 वाले अलायंस से।
जो मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि 77 वाले अलायंस, अर्स्टवाइल जनता पार्टी, अर्स्टवाइल जनता पार्टी, तो उस जमाने में क्या था कि एक स्ट्रॉन्ग लीडर को डिसलॉज करने के लिए सारे पार्टी साथ आए, तो सारे पार्टी साथ अलायंस में नहीं आए, सारी पार्टियां मर्ज हो गई थी। ठीक है, आज की डेट में ये अलायंस टिकेगा कि नहीं टिकेगा वो अभी हम नहीं कह सकते हैं, पर ये बहुत लूजली रहेगा और ये कोई डायरेक्शन, नेशनल डायरेक्शन दे पाए उसमें मुझे डाउट है। विनोद जी, विनोद शुक्ला, आपको क्या लगता है? आप तो हार्टलैंड की पॉलिटिक्स को ज्यादा करीब से देख रहे हैं, और एक डीएमके को छोड़ दिया जाए तो मजबूत जो बड़े एलाइज हैं इस अलायंस के, विपक्षी गठबंधन के, वो तो उत्तर भारत में है या पश्चिम भारत में है, जैसे एनसीपी है, या फिर ममता बनर्जी है पूर्वी भारत में। इस अलायंस का स्वरूप आपको क्या लगता है? क्या ये टिकेगा तो इसके क्या हाल रहेंगे? इसमें नेतृत्व को लेकर लगातार टीएमसी, आम आदमी पार्टी, जेडीयू ये पहले भी नेतृत्व को लेकर बोल रहे थे, और पिछले 2 दिन से फिर से अपनी बात इन्होंने दोहराना शुरू कर दिया है। और फिर इसमें ये जो नॉर्थ साउथ डिवाइड का प्रश्न आ गया है, ये अपनी जगह है। शरद पवार किधर जाएंगे इसको लेकर हर रोज एक नया स्पेकुलेशन सामने आता है। व्हाट डू यू थिंक, हाउ डज इट लुक लाइक? म्यूट है अलायंस है, हाँ, ये जो अलायंस है, ये अलायंस तो बचा रहेगा, लेकिन सबको अपने अपने पॉकेट बैरो में जितना लड़े वैसा ही लड़ने वाली सिचुएशन होगी। इसलिए कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने बोल दिया है, जिस तरह से उनको ह्यूमिलिएट किया है, अब तो वो अमेठी और रायबरेली में भी अपना कैंडिडेट खड़ा करने के लिए तैयार हैं। जेडीयू अपनी राग अलाप रहा है, ममता दीदी अपना राग अलाप रही हैं, तो ये सारे वो करेंगे। और आपने शरद पवार की बात की, शरद पवार का एकमात्र एजेंडा है सुप्रिया सूले को किसी तरह से स्थापित करना। अब वो अपनी आखिरी पारी, मतलब वो अपने चुनावी अवसान की तरफ है, तो उनके लिए अपना कोई एम्बिशन नहीं बचा हुआ है। 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, वो बिटिया को अपने व्यवस्थित करना चाहते हैं। जहां तक नॉर्थ साइड साउथ डिवाइड की बात है, तो ये सारी बात मुझे लगता है कि कांग्रेस सिर्फ इसलिए कह रही है कि 2 प्रदेशों में वो अपना चुनाव जीत चुकी है। वो कोशिश ये कर रही है कि केरल और तमिलनाडु में वो थोड़ी अपनी सामर्थ्य बढ़ा पाए। ये नॉर्थ साउथ की बात करें, इसलिए कि उत्तर प्रदेश, नॉर्थ में उसको संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। हिमाचल प्रदेश एकमात्र जहां पर उनकी सरकार है, वो तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, तो लोकसभा में उनका हारना लगभग तय है। तो ये स्थिति है। तो अगर आप बिंद तो विनोद, अगर आपके पर्सपेक्टिव, आपके एक्सप्लेनेशन को माना जाए, तो अगर कांग्रेस साउथ में खुद को कंसोलिडेट करने की प्रयास कर रही है क्योंकि उसको लगता है नॉर्थ में संभावनाएं बहुत कमजोर हैं, तो नॉर्थ के कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं, तमाम जो इतने सारे पार्टियां, वो उनको कैसे समझा पाएगी? नहीं, उनको समझा नहीं पाएगी, लेकिन साउथ का जो साउथ में जो उनकी सोच है ना, वो सोच भी फ्लॉड है। मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, तेलंगाना जहां पर भाजपा ने अपना वोट परसेंट डबल किया है, 8 से 16 किया है। अगर पिछले लोकसभा और विधानसभा की चुनाव की बात करें, तो लोकसभा में भाजपा को, विधानसभा में 8% मिला था, लोकसभा में 28% मिला था। अगर आप कर्नाटक में जाएं, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने, भाजपा ने 29 में से 28 सीटें जीती थी। तो ये भी मिसप्लेस कैलकुलेशन है कि वो साउथ में जीत रहे हैं, साउथ में लोकसभा में वो हारेंगे। अब आप अगर नॉर्थ की बात कर रहे हैं, समझाने की बात कर रही हैं, अब कांग्रेस के पास समझाने के लिए नहीं बचा हुआ है, कांग्रेस के पास समझौता करने के लिए बचा हुआ है। तो वो समझौता करेंगे, समझौता वैसा करेंगे जहां पर वो बेइज्जत ना हो, ह्यूमिलिएटेड ना फील करें, और कुछ लगे कि नहीं हम पार्टी है, बड़ी है, राष्ट्रीय दल है, हमने समझौता नहीं किया। सिर्फ वो ये दिखाने की कोशिश करेंगे। स्मिता जी, आपको लगता है कि कांग्रेस जो कर रही है मजबूरी के तहत कर रही है कि कम से कम दक्षिण भारत में कुछ और सीटें कंसोलिडेट हो जाए लोकसभा के लिए, और जो अपने एलाइज है उनसे एक समझौता करती हुई दिखाई ना दे, इसलिए इस तरह की पोस्चरिंग कर रही? क्या लगता है आपको? स्मिता जी, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस ने बहुत दिन, 20-25 साल के बाद किसी रीजनल पार्टी को चुनाव में हराया है। बीआरएस रीजनल पार्टी है। इसके पहले वो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, और ये अपने हिमाचल में बीजेपी से 1-2 डायरेक्ट फाइट में लड़ती थी, तो जीती है और हारी भी है।
पहली बार किसी रीजनल पार्टी को रहा। मुझे याद है कि जब एनटीआर की सरकार को कांग्रेस इसकी चंद्रबाबू नायडू की 10 साल की सरकार थी, वैसे वाईएस राजशेखर रेड्डी ने जब हराया था कांग्रेस के, वो 20 साल हो गए, उसके बीच में कहीं नहीं जीती। तो अभी जो ये कांग्रेस की एक तरह से जो जीत है ना, मुझे हार होती दिखाई दे रही है, क्योंकि रीजनल पार्टी दे विल बी मोर वेरी ऑफ कांग्रेस। अखिलेश को ने कहा कि इन्होंने हमें जो है जिस तरह से वो मध्य प्रदेश में बेइज्जत किया, हम इनको यूपी में क्यों दें, या नीतीश कुमार इनको क्यों सीट देंगे, लालू क्यों सीट देंगे, ममता बनर्जी क्यों सीट देंगी। और हिंदी हार्टलैंड में कांग्रेस की कोई स्थिति देखें, साउथ में जो कुछ बचा है, जो 10-20-25 सीट मिले, उससे आपकी सरकार नहीं बनती। लेकिन और डीएमके अगर मान लीजिए कर्नाटक में बीजेपी की कांग्रेस की सरकार है, तमिलनाडु यहाँ तेलंगाना में सरकार है, तो स्टालिन क्यों नहीं कांग्रेस से दूरी बनाएगी? कल को ये हम आके कांग्रेस अगर स्ट्रांग हुई तमिलनाडु में, उसी का खेल खराब करेंगे। तो इसमें अब कांग्रेस जो भी कर रही है, आपकी सही बात है कि वो नॉर्थ साउथ डिवाइड और ये सब अपने को खाली कि वो इंडिया अलायंस का नेता बनी रहे पार्टी। अब विनोद जी की बात से मैं सहमत नहीं, असहमत नहीं हूँ। मुझे तो लगता नहीं कि इंडिया अलायंस 2024 के चुनाव में एक होके चुनाव लड़ेगा। सीटों के समझौते नहीं हो पाएंगे आपस में। चलिए, सीटों के समझौतों को लेकर तो लगातार उस अलायंस के अंदर के नेता भी कई बार अपनी जो है वो एक एप्रीहेंशन उसमें जाहिर कर चुके हैं, और तमाम कमेंटेटर्स भी इस पे लिखते रहते हैं। एक अंतिम टिप्पणी चाहूंगी विनोद पाठक जी से, वो काफी देर से हमसे जुड़े, क्योंकि अब मुझे बताया जा रहा है समय काफी हो गया है, हमें अब इस आज के अड्डे को खत्म करके अब अपने दूसरे चीजों पर ध्यान देना चाहिए। विनोद पाठक जी, मुख्यमंत्री को लेकर एक लाइन में आपका अपना क्या असेसमेंट है, कब तक ये फैसला हो जाएगा, और क्या हम जो पुराने मुख्यमंत्री प्रदेश में रही हैं उनका वापसी की संभावना है, या वापसी की संभावना बिल्कुल नहीं है? देखिए, मीडिया नाम छोड़ा नहीं है जिसका नाम ना लिया हो, और अब ये यहाँ मीडिया आ गया है कि जो मौजूदा विधायक जीते हैं उसमें से कोई नहीं बनेगा। देखिए, संघ का एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक रहा है कि मैडम को दोबारा से जो है राजे को ना बनाया जाए, और ये क्या कोई सांसद बनेगा, ये स्पेकुलेशन चल रही है। हाँ, अब ये स्पेकुलेशन चल रहा है, और मीडिया बार बार नाम लेता है जो राजस्थान से सांसद है। इवन छत्तीसगढ़ के जब रिजल्ट आ रहे थे तो ओम माथुर हैं, उनका भी नाम इस पे चलाना शुरू कर दिया था। तो मुझे लग रहा है कोई फ्रेश चेहरा होगा, और एक जो नाम चल रहे हैं कि दिल्ली में जो नेता हैं उनमें से ही कोई मुझे लग रहा है बनेगा। राजस्थान में जो मौजूदा अभी विधायक बने हैं उनमें से नहीं बनेगा। और देखिए, अब कोई स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है। संकेत ये भी है कि अन्य दोनों राज्यों में भी नया एक फ्रेशनेस लाने का प्रयास होगा। बीजेपी में एक नया नेतृत्व खड़ा करने का जो एक पूरा प्रोजेक्ट है, ओवरऑल केवल किसी एक प्रदेश की बात नहीं है, न्यू इंडिया, नए एस्पिरेशंस, नए भारत की जो आकांक्षाएं हैं, उसको देखते हुए एक नई पार्टी की लीडरशिप तैयार करने की कोशिश है। मुकेश रंजन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से अपनी टिप्पणी पूरी करें, तो फिर मैं चाहूंगी अब आज के अड्डे को हम विराम दें। एक ही बात कहना था, ये जो लीडरशिप वाली बात हो रही है और जो बीजेपी का अपना थिंकिंग और नए लीडरशिप की बात है, मैं एक लाइन में खत्म करता हूं। कांग्रेस एक ठहरा हुआ तालाब का पानी है, बीजेपी एक बहता हुआ नदी का पानी है, और नदी का पानी फ्रेश होता है। ये पार्टी फ्रेश होकर फिर 24 में जाएगी, वहां जो होगा वो तो रिजल्ट ही बताएगा। लेकिन कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम ये एक ठहरा हुआ पानी, तालाब में ठहरा हुआ रुका हुआ पानी है। बहुत बढ़िया, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। इस बेहद सुनने में ये फिलोसॉफिकल लगता है, लेकिन वास्तव में ये बहुत ही व्यावहारिक विचार है कि चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो कोई प्रोफेशनल काम हो, या समाज या देश हो, ठहरा हुआ पानी उसमें हमेशा सड़ांध होती है, वो हमेशा खराब होने लगता है, काई जम जाती है, चाहे ये राजनीति में हो, चाहे आम जीवन में हो। बहता पानी ही अपना रास्ता ढूंढ पाता है, और ये बात केवल राजनीतिक दलों पर नहीं, समाज पर भी लागू होती है। समाज को भी पुरातन जो आउटडेटेड विचार हैं उनको छोड़ करके आगे समय के साथ बढ़ना चाहिए, और यही बात राजनीतिक दलों के नेतृत्व को भी समझनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इस दृष्टिकोण से देखें तो ये असेंबली इलेक्शंस जो हैं वो बहुत ही एक दिलचस्प
भारतीय राजनीति में। भले ही ये केवल 5 राज्यों के चुनाव थे, लेकिन पॉलिटिकली इन चुनावों ने काफी संदेश हमारे देश की राजनीति और जनता को दिया है। कई ग्लोबल कॉन्स्पिरेसीज को ध्वस्त कर दिया है 3 राज्यों में बीजेपी की जीत ने। बिल्कुल, उस पर भी बात करेंगे। मुझे तो लगता है कि ये रोजमर्रा के मुद्दों के बजाय वो जो एक ग्लोबल प्रोजेक्ट चल रहा है उभरते भारत को रोकने का, उस पर भी बात करने की बहुत जरूरत है। आप सब साथियों से अगले शो में बात करेंगे। अगले अड्डे में हम इसी पर हमारा अड्डा रहेगा, लेकिन फिलहाल काफी समय हो गया है। मैं जानती हूँ वर्किंग डे है, आप सब व्यस्त हैं, तो आप सबको बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इतना खुलकर इस पूरे राजनीतिक स्थिति पर अपने विचार हमसे शेयर करने के लिए। हमेशा की तरह दोबारा दोहराना चाहूंगी कि अड्डा की संस्कृति जिसमें हम सब बड़े हुए हैं, भले वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, चाय कॉफी के, चाय समोसे की गुमटी पर अड्डा लगे या यहाँ हम सब के अपने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लगे, इस अड्डा की संस्कृति को मरने मत दीजिएगा, क्योंकि विचार चाहे सहमति हो या असहमति, विचारों का आदान प्रदान चलता रहे, यही सबसे ज्यादा हमें जीवंत रखता है। इसी विचार के साथ आप सबको शुभ रात्रि, नमस्कार। बहुत जल्दी फिर अड्डा लगेगा, फिर आप सबसे मिलेंगे। नमस्कार।